नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में अम्ल, क्षार व लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज उसी श्रृंखला में हम पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम कार्बन एवं इसके यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो राजस्थान पुलिस और रेलवे के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़िए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें पहले प्रश्न की। तो देखिएगा, पहला प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना, पूछे जाते हैं एग्जाम में। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कोयला गैस, दूसरा वाटर गैस, तीसरा प्रोड्यूसर गैस और चौथा प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO और नाइट्रोजन N2। तो CO और N2 जो होती है, इन दोनों का मिश्रण होता है, वो क्या कहलाता है? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस को अपन वायु गैस भी कहते हैं। और ध्यान रखना, वाटर गैस जो होती है इसको भाप अंगार गैस कहते हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? पहला ऑप्शन आपका मीथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा ब्यूटेन। तो दोस्तों, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस होती है दोस्तों CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इस गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आंसर दीजिए जल्दी से इसका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका मीथेन। क्या होगा? मीथेन। मीथेन और एथेन इस गैस का मुख्य घटक माना जाता है दोस्तों। और अपने ऑप्शन में मीथेन है तो मीथेन को पहले प्रायिकता दी जाएगी, तो अपना सही आंसर होगा यहाँ पर मीथेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन LPG के घटक है? पहला ऑप्शन आपका मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ब्यूटेन और चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, LPG जो होती है इसका पूरा नाम क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका मुख्य घटक क्या होता है, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो LPG गैस का घटक होता है दोस्तों, आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन इस गैस का मुख्य घटक है। तो प्रोपेन को मेन माना जाता है, लेकिन प्रोपेन अपने ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपना उत्तर होगा ब्यूटेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू होती है? पहला ऑप्शन आपका हाइड्रोजन, दूसरा लकड़ी का कोयला, तीसरा प्राकृतिक गैस और चौथा पेट्रोल। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है किसका? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। लेकिन ध्यान रखना, भविष्य की धातु कहते हैं टाइटेनियम को। किसको कहते हैं? टाइटेनियम को। और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? पहला ऑप्शन आपका डीजल, दूसरा कोयला, तीसरा हाइड्रोजन
और चौथा मिट्टी तेल। तो आंसर दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है, ये ऊष्मा ज़्यादा देता है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कोयले के विभिन्न प्रकारों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अलग अलग होती है, इसमें से किसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होगी? पहला ऑप्शन आपका पिट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिन और चौथा एंथ्रेसाइट। तो दोस्तों कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किसमें होगी, जल्दी आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में लगभग 85 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। ये सबसे उच्च क्वालिटी या उच्च श्रेणी का कोयला होता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे घटिया किस्म या निम्न श्रेणी का कोयला होता है पिट। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27 से 33% होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे बुरा कोयला कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका पिट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिन और चौथा एंथ्रेसाइट। तो ब्राउन कोयला के नाम से या बुरे कोयले के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका लिग्नाइट। क्या होगा? लिग्नाइट कोयले को बुरा कोयला कहा जाता है। और घरेलू कोयला पूछा जाए तो घरेलू कोयला कहते हैं बिटुमिन्स को। किसको कहते हैं? बिटुमिन्स को। या मुलायम कोयला कहा जाए तो बिटुमिन्स को कहा जाता है। और बुरा कोयला की संज्ञा दी गई है लिग्नाइट को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ईंधन का विरोधी गुणों का सम्मिश्रण है? पहला ऑप्शन गोल्डन नंबर, दूसरा प्राकृतिक संख्या, तीसरा ऑक्टाइन नंबर और चौथा मच्छ नंबर। तो दोस्तों ईंधन का विरोधी गुणों का जो सम्मिश्रण है वो क्या है? तो इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑक्टाइन नंबर। ऑक्टाइन नंबर ये ईंधन के विरोधी गुणों को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस आधार पर मेंडलीव आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया है? जो सबसे पहली आवर्त सारणी बनाई थी वो मेंडलीव ने बनाई थी। और इसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन आपका परमाणु भार, दूसरा परमाणु क्रमांक, तीसरा परमाणु मात्रा और चौथा परमाणु घनत्व है। तो दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों परमाणु भार। परमाणु भार के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन आपका न्यूलैंड, दूसरा डॉबेराइनर, तीसरा मेंडलीव और चौथा मोसले। तो दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब आधुनिक आवर्त नियम को या आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोसले। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से घटक पानी की स्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन आपका कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, तीसरा क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पानी की स्थायी कठोरता के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जो उसमें घुले हुए रहते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण पानी की स्थायी कठोरता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस पदार्थ में कार्बन मौजूद नहीं होता है? पहला ऑप्शन आपका हीरा, दूसरा सीसा, तीसरा कोयला और चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर दीजिए दोस्तों, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता वो तत्व कौन सा है या वो पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका सीसा।
शीशा जो लेड होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा या कार्बन नहीं पाया जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा भारी पानी से संबंधित है? पहला आपका कुलेट, दूसरा मध्यस्थ, तीसरा अयस्क और चौथा ईंधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका अयस्क। भारी पानी से संबंधित होता है आपका अयस्क। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी जैव यौगिकों में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन और चौथा सल्फर। सभी जैव यौगिकों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन। कार्बन सभी जैव यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किस पदार्थ को अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपका हीरा, दूसरा कांच, तीसरा क्वार्ट्ज और चौथा प्लेटिनम। तो यहाँ पर किस पदार्थ को पूछ रहा है दोस्तों? तो अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है। तो आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका हीरा, डायमंड। डायमंड को अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है। ये सबसे कठोर पदार्थ होता है और सबसे कठोर धातु पूछे तो आपका होगा प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र है? बहुत बार आता है। पहला ऑप्शन आपका CnH2n, दूसरा CnH2n-2, तीसरा CnH2n+2 होगा यहाँ पर दोस्तों, और चौथा CnH2n+OH। तो आंसर दीजिए दोस्तों एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n। देखिए दोस्तों हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र आपको ध्यान रखना है CnH2n होता है। अगर एल्केन का पूछे, एल्केन श्रेणी का पूछे तो आप इसमें CnH2n में +2 कर दो। एल्कीन का पूछे तो यही हो जाएगा अपना, एल्कीन का सूत्र यही हो जाएगा CnH2n। तो आपको यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। और एल्काइन की पूछे, एल्काइन श्रेणी का पूछे तो आप CnH2n-2 कर दो। क्या कर दोगे? -2। तो ध्यान रखना एल्केन का पूछे तो +2 करना है इसमें, एल्कीन का पूछे तो इसको हटाना है, और एल्काइन का पूछे तो -2 करना है। इतना सा याद रखना, आपको तीनों श्रेणियों के सूत्र याद हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा कोक बुझा हुआ पत्थर का कोयला साधारण और सामान्य प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन आपका एंथ्रेसाइट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिन्स और चौथा पीट। तो आंसर दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका सी, बिटुमिन्स। कौन सा कोक बुझा हुआ पत्थर का कोयला साधारण और सामान्य प्रकार का होता है? तो आपका बिटुमिन्स। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन एक प्रदूषक के रूप में वाहन से उत्सर्जित होती है? पहला ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा मार्स गैस और चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा वाहन से उत्सर्जित प्रदूषक गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। CO होती है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, जिसका सूत्र CH4 होता है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा, निम्न में से कौन सी गैस हवा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है? पहला ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा हाइड्रोकार्बन। तो आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। CO जो होती है ये हवा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? मतलब ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका ठोस पानी, दूसरा ठोस CO2, तीसरा निर्जलित बर्फ और चौथा ठोस H2O2। तो दोस्तों आंसर दीजिए इसका सही।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों ठोस CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है सूखी बर्फ या ड्राई आइस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक डायमंड में कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु खालिस्तान से बंधे होते हैं। पहला ऑप्शन आपका 5 अन्य कार्बन परमाणु, दूसरा 3 अन्य कार्बन परमाणु, तीसरा 2 अन्य कार्बन परमाणु और चौथा 4 अन्य कार्बन परमाणु। तो एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो किससे बंधा होता है? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका 4 अन्य कार्बन परमाणु से। एक डायमंड प्रत्येक कार्बन जो होता है इसका वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कार्बन का एक रूप नहीं है। कार्बन का एक रूप नहीं है। पहला ऑप्शन आपका हीरा, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा फुलरीन और चौथा ग्रेफीन। तो दोस्तों कार्बन का एक रूप कौन सा नहीं है इनमें से? तो आपका सही आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक या उपधातु में आती है। सिलिकॉन कार्बन का रूप नहीं है। हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट और ग्रेफीन ये नया खोजा गया कार्बन का अपरूप है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? पहला ऑप्शन आपका सिलिकॉन, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कार्बन और चौथा मैग्नीशियम। तो दोस्तों विभिन्न रूपों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है आपका? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका कार्बन। क्या होगा? कार्बन जो है वो विभिन्न रूपों में मौजूद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप धातु क्रम में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन आपका कोक, दूसरा कार्बन ब्लैक, तीसरा चारकोल, चौथा ग्रेफाइट। तो कौन सा अपर रूप है जो धातु क्रम में अपचायक के रूप में काम में आता है? इसका सही आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका कोक। कोक जो होता है ये धातु क्रम में अपचायक के रूप में काम में लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अच्छा स्नेहक है? तो पहला ऑप्शन आपका हीरक चूर्ण, दूसरा ग्रेफाइट चूर्ण, तीसरा गलित कार्बन और चौथा कार्बन और लोहे की मिश्र धातु। कौन सा अच्छा स्नेहक के रूप में काम में आता है? आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ग्रेफाइट का चूर्ण। मतलब ग्रेफाइट जो होता है वो शुष्क स्नेहक के रूप में काम में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं क्या होता है? पहला ऑप्शन आपका हीरे से अधिक कठोर होता है, दूसरा हीरे की अपेक्षा कार्बन की अधिक प्रतिशतता वाला होता है, तीसरा हीरे की अपेक्षा बेहतर विद्युत चालक होता है और चौथा सभी दिशाओं में कार्बन से कार्बन की समान दूरियों वाला होता है। तो कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं क्या होता है दोस्तों? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका सी, हीरे की अपेक्षा बेहतर विद्युत चालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। शीशा लेड पेंसिलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन आपका चारकोल, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा कोक और चौथा कार्बन काजल। तो शीशा लेड पेंसिलों के निर्माण में जो काम में आता है दोस्तों वो होता है आपका ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। आंसर देते रहो, आपको भी पता चले आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। अगला देखिएगा। हीरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से संलग्न होता है। सही बात है। कार्बन परमाणु की त्रिविमीय जाल संरचना बनती है। तीसरा, इसका उपयोग कठोर औजारों में धार लगाने के लिए अपघर्षक के रूप में किया जाता है और चौथा, इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका डी, इसका उपयोग स्नेहक के रूप में नहीं होता है, शुष्क स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली
बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन आपका भोजन पूरी तरह नहीं पका है, दूसरा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तीसरा ईंधन आर्द्र है और चौथा ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसका मतलब होगा बर्तन की तली बाहर से काली होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न। कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? पहला ऑप्शन आपका ग्रेफाइट, दूसरा फुलरीन, तीसरा हीरा और चौथा कोक। आंसर दीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका हीरा। हीरा जो होता है इसकी संरचना दृढ़ त्रिविम रूप में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? पहला चोक, दूसरा मार्बल, तीसरा हीरा और चौथा डोलमाइट। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका हीरा। हीरा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राफीन क्या है? अभी अभी आया था और बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका कार्बन का प्ररूप, दूसरा एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तीसरा एक पौराणिक जानवर और चौथा एक संक्रमित घाव। तो दोस्तों ग्राफीन जो होता है वो होता है कार्बन का अपर रूप। क्या होता है? कार्बन का अपर रूप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एल्किन्स का पुराना नाम क्या है? एल्किन्स का पुराना नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपका ओलिफिन, दूसरा पैराफिन, तीसरा एसिटिलीन और चौथा ऊपर में से कोई नहीं। तो दोस्तों एल्किन्स का पूरा नाम जो है वो है आपका ओलिफिन। क्या है? ओलिफिन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा इत्र और रंजक मतलब डाई बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन आपका इथाइल एल्कोहल, दूसरा इथाइल एसीटेट, तीसरा एथेनोएट और चौथा इथेनन। तो दोस्तों इत्र और डाई बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो आपका इथाइल एसीटेट। क्या है? इथाइल एसीटेट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एल्काइंस पानी में रिक्त स्थान होते हैं। पहला ऑप्शन आपका घुलनशील, दूसरा अघुलनशील, तीसरा स्वाद में कड़वी और चौथा स्वाद में मीठा। तो एल्काइंस जो होते हैं वो आपके पानी में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं और एल्काइंस का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है? -2। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से हाइड्रोकार्बन में सभी 4 कार्बन की संयोजकता एकल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन आपका एल्केन्स, दूसरा एल्किन्स, तीसरा एल्काइंस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन के सभी 4 कार्बन की संयोजकताएं एकल बंध के साथ जुड़ती है आपके एल्केन में। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपका एसिड एल्डिहाइड, दूसरा ब्यूटाइन, तीसरा अरेनीज और चौथा अरीनीज। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किस रूप में जाना जाता है? आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका अरेनीज। किसके रूप में? अरेनीज के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए जिसमें RCOOCOR एक कार्यात्मक समूह है। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों सही। पहला ऑप्शन आपका एस्टर, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा डाइल मिथाइल ईथर, चौथा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो उस यौगिक का नाम बताना है जिसमें RCOOCOR एक कार्यात्मक समूह होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एसिड एनहाइड्राइड, एसिडो एनहाइड्राइड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जो बिना गंध के होती है। पहला ऑप्शन आपका एल्डिहाइड्स, दूसरा एरोमेटिक, तीसरा एलिफेटिक और चौथा एसीटेट। तो आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका एलिफेटिक। एलिफेटिक खुली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जो बिना गंध की होती है। एरोमेटिक में गंध आती है धुएं के साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन आपका मिथाइल, दूसरा मीथेन, तीसरा इथाइल और चौथा मेथनॉल। तो आंसर दीजिए दोस्तों। लास्ट प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका मीथेन। प्राकृतिक गैस जो सीएनजी होती है इसका मुख्य घटक मीथेन। तो दोस्तों ये थे कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए थे वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा ले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।